टाउटे तूफान का असर राजस्थान के कुछ जिलों में दिखने लगा है, जिसमें डूंगरपुर भी शामिल है, जहां अचानक मौसम ने करवट ली और वहां पर तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई। वहां से सामने आई तस्वीरों में दिखा कि तेज हवा में बड़े बड़े पेड़ उखड़कर जमीन पर गिर गए, जबकि कुछ जगहों पर टिन शेड उखड़ गए। इतना ही नहीं, वहीं कुछ इलाकों में बिजली के खंभे भी गिर गए, जिसकी वजह से बिजली सप्लाई ठप पड़ गई। पेड़ों के गिरने से रास्ते बंद हो गए, जिनको खोलने में प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी। साथ ही तूफान के खतरे को देखते हुए लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है। टाउटे चक्रवर्ती तूफान की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन महोदय द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि आप लोग अनावश्यक रूप से अपने घरों से बाहर न निकलें। क्योंकि मौसम विभाग ने आज राजस्थान में टाउटे तूफान में दाखिल होने का अलर्ट जारी किया। न्यूज़ 18 के सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट है कि टाउटे तूफान का असर 18 और 19 मई को पूरे राजस्थान में दिखाई देगा, लेकिन सबसे ज्यादा असर उदयपुर और जोधपुर संभाग के कुछ जिलों पर पड़ेगा, जहां भारी बारिश की आशंका जताई गई। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के कुछ जिलों में 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो सकती है। साथ ही 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। टाउटे तूफान के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी जिलों को अलर्ट कर दिया है, जिसके तहत तूफान से निपटने के लिए प्रशासन को जरूरी कदम उठाने के लिए कहा गया है। इजरायल ने गाजा पट्टी पर हवाई हमलों को तेज करते हुए हमास के कई ठिकानों को नष्ट कर दिया। बताया गया कि इन ताबड़तोड़ हमलों में 40 से ज्यादा लोग मारे गए। इस बार कट्टरपंथी संगठन हमास को निशाना बनाने के लिए इजरायल की सेना ने रात का वक्त चुना और गाजा पट्टी में उसके ठिकानों पर कई बम गिराए। इन ताबड़तोड़ हवाई हमलों ने गाजा के लोगों की नींद उड़ा दी। इन हमलों से पहले रात के वक्त पूरे शहर में सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन उस सन्नाटे को चीरते हुए एक के बाद एक कई बम वहां की इमारतों पर गिरे। इजरायल की सेना ने हमास के ठिकानों पर किए गए हवाई हमलों के कुछ वीडियो भी जारी की। उनमें एक वीडियो में एक बड़ी इमारत धमाके से उड़ती नजर आई। बताया गया कि इस बार इजरायल के हमलों से डरकर हमास के कुछ नेता वहां बनी सुरंगों में छिप गए थे, लेकिन वीडियो जारी कर इजरायल ने दावा किया कि उसने सुरंगों को निशाना बनाकर वहां छिपे लोगों को भी मार गिराया। पिछले 7 दिनों में इजरायल की सेना हमास के कई ठिकानों को निशाना बना चुकी है। कट्टरपंथी संगठन हमास के कई बड़े नेताओं के मारे जाने का दावा भी कर चुकी है। बताया गया कि इजरायल के ताजा हमले में भी वहां कई लोग मारे गए, जिनमें कुछ महिलाएं भी शामिल हैं। इन हमलों के बाद गाजा में राहत और बचाव का काम भी तेज कर दिया गया। हमलों के बाद जिन इमारतों को नुकसान पहुंचा, उनके मलबे को हटाने के लिए खुदाई करने वाली मशीनों को बुलाया गया। साथ ही राहत और बचाव दल ने मलबे में दबे जिंदा लोगों की तलाश भी तेज कर दी। मलबे के अंदर से कुछ लोगों को सुरक्षित निकालने में बचाव दल के लोग कामयाब रहे, लेकिन ज्यादातर लोगों को बचाया नहीं जा सका। इजरायल के ताबड़तोड़ हवाई हमलों के बाद हमास ने भी उस पर पलटवार किया। रात को हुए हमलों का जवाब सुबह के वक्त दिया गया और एक के बाद एक कई रॉकेट इजरायल की तरफ छोड़े गए। बताया गया कि पिछले 7 दिनों में इजरायल के हमलों में फिलिस्तीन के 170 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें कई महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। कर्नाटक के मंगलुरु से भी डराने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां पर टाउटे तूफान की चपेट में आने से एक रेस्क्यू करने वाली नाव पर सवार कुछ लोग समुद्र में फंस गए, जिनको बचाने के लिए कोस्ट गार्ड ने ऑपरेशन शुरू किया। वहां से सामने आई तस्वीरों में दिखा कि लहरों में घिरी इस नाव पर सवार लोग मदद के लिए गुहार लगाते दिखाई दिए, जबकि कोस्ट गार्ड के जवान धीरे धीरे इस नाव की ओर बढ़ते नजर आए। नाव के करीब पहुंचते ही कोस्ट गार्ड के जवानों ने रस्सी की मदद से 5 लोगों को बचाया, जबकि 4 लोगों को एयरलिफ्ट करना पड़ा। उत्तराखंड में मौजूद मशहूर केदारनाथ मंदिर के कपाट बिना श्रद्धालुओं के ही खोल दिए गए। बताया गया कि इसके लिए मंदिर को 11 क्विंटल फूलों से सजाया गया। कोरोना वायरस की वजह से वहां आम लोगों के पहुंचने पर रोक है, जिस वजह से केवल पुजारियों और मंदिर समिति से जुड़े कुछ लोगों की मौजूदगी में केदारनाथ मंदिर के कपाट को पूजा पाठ के बाद खोल दिया गया। इस दौरान वहां मौजूद लोग जयकारे लगाते रहे। इससे पहले मंदिर के एक पुजारी ने केदारनाथ यात्रा पर रोक का जिक्र करते हुए लोगों को भरोसा दिया कि वो हालात सुधरने पर इस बार भी पहले की तरह दर्शन कर सकेंगे। उनको जो परमिशन मिलेगा वो डिक्लेयर किया जाएगा, दर्शन आने के लिए सुविधा हो जाएगी। केदारनाथ मंदिर के कपाट खोलने के दौरान वहां मौजूद सभी लोगों ने अपने मुंह और नाक को मास्क से ढके रखने का ख्याल रखा।
यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा अगले महीने होगी। यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया गया। राज्य में कोरोना नियमों के तहत 5 से 25 जून के बीच ये परीक्षाएं होंगी। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में कर्फ्यू 31 मई तक बढ़ा दिया। इस दौरान वहां पहले की ही तरह सभी पाबंदियां सख्ती से लागू रहेंगी। दिल्ली के उन अस्पतालों ने हाईकोर्ट से अपनी याचिका वापस लेने की इजाजत मांगी जिन्होंने पिछले महीने ऑक्सीजन की किल्लत का दावा किया था। अब इन अस्पतालों ने कोर्ट को बताया कि उनके अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। राजस्थान के डूंगरपुर में आसमान से गिरी बिजली की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई। इन मरने वालों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। दिल्ली के द्वारका में शॉर्ट सर्किट की वजह से एक इमारत की पार्किंग में आग लग गई, जिसके बाद किसी तरह वहां रह रहे एक परिवार को बचाया गया। यूपी के गांवों में पैर पसार रहे कोरोना की बड़ी वजह लोगों का जांच से बचना माना जा रहा है। हापुड़ के दौताई गांव में जब न्यूज 18 की टीम पहुंची तो लोगों ने बताया कि अप्रैल और मई में गांव में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, जिनमें ज्यादातर में कोरोना के लक्षण थे। ये सब मौतें जो हुई हैं ये बुखार से या सांस फूलने से हुई। हालांकि हैरानी की बात यह है कि बुखार जैसे लक्षण आने के बावजूद गाँव में लोग कोरोना टेस्ट नहीं करा रहे। इन गांव वालों के मुताबिक कुछ ही लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ उनका, जिन्हें अस्पताल में दाखिला मिल पाया। टाउटे तूफान की वजह से वडोदरा में कुछ वक्त के लिए बनाए गए एक कोविड सेंटर से मरीजों को दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया। प्रशासन ने तेज हवाओं से इस कोविड सेंटर को खतरा होने का डर बताया, जिसके बाद ये कदम उठाया गया। बताया गया कि वहां से अब तक 70 कोरोना मरीजों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा चुका है। हवामान खाता की चेतावनी के अनुसार जो टोक्या करके साइक्लोन आने वाला है उसकी चेतावनी दी गई है और उसकी तैयारी के अंतर्गत जितने दर्दी कच्चे डोम में सारवार ले रहे थे, खास करके गोत्री मेडिकल कॉलेज का 340 बेड का डोम था, उसमें 40-50 दर्दी सारवार ले रहे थे, उनको ट्रांसफर कर दिया गया है। इसी तरह से यज्ञपुर सभागृह में कच्चे डोम में जो लोग सारवार ले रहे थे उनको भी पक्की बिल्डिंग खास करके गोत्री हॉस्पिटल और सपना हॉस्पिटल में ट्रांसफर किए गए। कोरोना संकट में मरीजों को दवा और इलाज में काम आने वाली चीजें बांटने वाले नेताओं को क्लीन चिट मिल गई, लेकिन इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस से नाराजगी भी जताई। न्यूज 18 के अमित सिंह की रिपोर्ट है कि जमाखोरी के आरोपों में घिरे नेताओं पर दिल्ली पुलिस ने अदालत में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की, जिसमें यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास, आम आदमी पार्टी के विधायक दिलीप पांडे, बीजेपी सांसद गौतम गंभीर, बीजेपी नेता हरीश खुराना और कांग्रेस के पूर्व विधायक मुकेश शर्मा को क्लीन चिट दे दी गई, जिस पर जज ने फटकार लगाई कि कैसे नेताओं को इतनी दवाएं मिल गईं जबकि आम आदमी तरस रहे थे। लिहाजा नेताओं को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि भले ही वो जनता की भलाई के लिए काम कर रहे हों, तब भी ये दवा उनको स्वास्थ्य विभाग को देनी चाहिए ताकि वो जरूरतमंदों या सरकारी अस्पतालों को बांट सके, जिस पर दिल्ली सरकार ने दलील दी कि वो जरूरी दवाइयां जब्त करेगी। तो हाईकोर्ट ने याद दिलाया कि ये काम पुलिस करेगी, वो नेताओं को अपना काम ठीक से करने की सलाह दी। प्रधानमंत्री मोदी आज 9 राज्यों के 46 जिला के अधिकारियों से कोरोना के हालात पर बात करेंगे। पीएम मोदी आज तमिलनाडु, पंजाब, दिल्ली, बिहार, गुजरात, एमपी, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के जिला अधिकारियों से बात करेंगे। इस दौरान इन राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। ये बैठक 11 बजे शुरू होगी। जिन राज्यों के डीएम बैठक में हिस्सा लेंगे वो उन राज्यों के हैं जहां कोरोना के मामलों में भारी उछाल देखा गया है। इसी तरह पीएम मोदी 20 मई को 10 राज्यों के 54 और जिलों के डीएम से संवाद करेंगे। 20 मई को पश्चिम बंगाल समेत उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पुदुचेरी, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा, केरल और हरियाणा के जिलाधिकारी संवाद में शामिल होंगे। जालिम मौसम ने ऐसे सितम ढाए कि चीन बेहाल हो गया, जिसके किसी प्रांत में बवंडर बर्बादी लाया तो कहीं बादल फाड़ बारिश के बाद आई बाढ़ ने जमकर कहर ढाया और कुछ इलाकों में हवा ने ही विकराल रूप धारण कर लिया, जिसके बाद चीन के ग्वेजो प्रांत में सांसें अटका देने वाला मंजर देखने को मिला। जोरदार हवा और बेहिसाब बारिश ने वहां ऐसा कब्जा जमाया कि सामने साफ साफ नजर आना ही बंद हो गया। 160 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार पकड़ी बेलगाम हवा के आगे ऊंचे ऊंचे पेड़ भी थर थर कांपने लगे। इसके बाद सुबह जो तस्वीरें आई उनमें चारों तरफ मौसम के किए तांडव में सब कुछ बर्बाद दिखा। वहीं जियांगशी प्रांत में अचानक हुई मूसलाधार बारिश ने सड़कों पर अपना गुस्सा निकाला। पानी ने उन पर ऐसा कब्जा किया कि वो तालाब बनी नजर आई। बाकी कसर पेड़ों ने निकाल दी।
और वो उखड़कर सड़कों पर जा गिरे। गाड़ियां पानी में फंसी तो उनके अंदर बैठे लोग भी कैद हो गए और फिर बचाव कर्मियों ने उन्हें अपनी पीठ पर चढ़ाकर बाहर निकाला। चीन के ज्यादातर प्रांतों में एक जैसा हाल नजर आया। पड़ोस के हुबे प्रांत में भी जांबाज बचाव कर्मी अपनी जान हथेली पर रखकर पानी में जाकर लोगों को बचाते दिखे। वहां के एक इलाके में तो नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि उस पर बने पुल से गुजर रहा एक ट्रक पानी के बीचों बीच फंसा दिखा। उसमें सवार लोगों को पानी से बाहर निकालने के लिए बचाव कर्मी जमीन आसमान एक करते नजर आए। वहीं पूरी दुनिया में कोरोना फैलाने वाले हुबे प्रांत के वुहान शहर में 3 दिन पहले आया बवंडर 8 लोगों को निगल गया। उसने इतनी तबाही मचाई कि वहां 2 दर्जन से ज्यादा मकान टूट गए। नारदा घोटाले में टीएमसी नेताओं की गिरफ्तारी के बाद भड़के पार्टी समर्थकों ने सीबीआई दफ्तर के बाहर हंगामा कर दिया। बंगाल के राज्यपाल ने ममता मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण से एक दिन पहले इस मामले में जांच का आदेश दिया था, जिसके बाद सीबीआई ने कार्रवाई तेज कर दी। और जैसे ही उसने बंगाल के 2 मंत्रियों समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया, टीएमसी समर्थक आग बबूला हो गए। वो कोलकाता में सीबीआई दफ्तर के बाहर इकट्ठा हो गए। गुस्से से तमतमाए इन लोगों ने वहां पत्थरबाजी भी की। इन लोगों ने पहले गेट खोलकर अंदर घुसने के लिए पूरी जान लगा दी, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों के लिए उन्हें संभालना मुश्किल हो गया, क्योंकि आग बबूला टीएमसी समर्थक वहां लगे बैरिकेड गिराने लगे। यही नहीं, उनकी सीबीआई दफ्तर के बाहर तैनात सुरक्षा कर्मियों से जोरदार झड़प हुई। फिर क्या था, हालात बिगड़ते देखकर सुरक्षा कर्मियों ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया, जिसने टीएमसी समर्थकों के गुस्से में आग में घी डालने जैसा काम किया और उन्होंने सुरक्षा कर्मियों पर पथराव कर दिया। इन लोगों के हाथ में जो सामान आया उन्होंने उसे सुरक्षा कर्मियों की ओर फेंका। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी निजाम पैलेस में अंदर सीबीआई के दफ्तर में बैठी हुई हैं। समर्थक हैं टीएमसी के जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अंदर घुसने की कोशिश में इन्होंने पत्थर बरसाए। टीएमसी समर्थकों का ऐसा आक्रामक रुख देखकर एक बार तो सुरक्षा कर्मियों को पीछे हटना पड़ा। हालांकि थोड़ी ही देर बाद वो फिर से प्रदर्शनकारियों को रोकने में जुट गए। कोलकाता के सीबीआई दफ्तर के बाहर टीएमसी समर्थकों ने तो अंदर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध किया। वो अपने मंत्रियों से पूछताछ के दौरान ही सीबीआई दफ्तर पहुंच गईं। और खबर है कि अपना विरोध जताने के लिए ममता बनर्जी सीबीआई दफ्तर के अंदर करीब 6 घंटे तक धरने पर बैठी। पता चला कि नाराज ममता ने सीबीआई से कहा कि वो उन्हें भी गिरफ्तार कर लें, क्योंकि हफ्ते के पहले दिन नारदा घोटाले में सीबीआई ने टीएमसी नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। और सुबह सुबह उसकी टीम राज्य के मंत्री फिरहाद हकीम के घर पहुंच गई, जिसके बारे में पता चलते ही उनके समर्थक वहां इकट्ठा होने लगे। उन्होंने वहां का रास्ता रोक दिया और सड़क पर बैठकर नारे लगाने लगे। हंगामे और विरोध के बीच सीबीआई की टीम फिरहाद हकीम को अपने दफ्तर लेकर पहुंची। इसके अलावा सीबीआई ने नारदा घोटाले में आरोपी राज्य के मंत्री सुब्रत मुखर्जी, टीएमसी विधायक मदन मित्रा और कोलकाता के पूर्व मेयर शोभन चैटर्जी को भी गिरफ्तार किया, जिसके बाद बंगाल सरकार और केंद्र के बीच का मनमुटाव फिर सामने आ गया। एक और ममता ने अपना विरोध जताने के लिए सीबीआई दफ्तर के अंदर करीब 6 घंटे बिताए, तो वहीं उनके मंत्रियों ने इसे सियासी चाल बताकर सीधा केंद्र पर हमला बोल दिया। कहेंगे आप? लेकिन राज्य के राज्यपाल ने सीबीआई दफ्तर के बाहर टीएमसी समर्थकों के हंगामे पर कोलकाता पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया और अपने ट्वीट में लिखा कि जिस समय यह हंगामा हो रहा था, कोलकाता पुलिस मूक दर्शक बनी देख रही थी। जबानी जंग के बीच सीबीआई ने चारों नेताओं को अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया। ऐसा उसके दफ्तर के बाहर हो रहे बवाल की वजह से किया गया। कोरोना की दूसरी लहर के बीच पहली बार नए कोरोना मरीजों की संख्या 3 लाख से कम दर्ज की गई। न्यूज़ 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि देश के कई हिस्सों में नए कोरोना मरीजों की तादाद में काफी कमी आई है, जिसकी वजह से पिछले 26 दिनों से पहली बार ऐसा हुआ जब 24 घंटे में नए कोरोना मरीजों की तादाद 3 लाख से कम रही। पिछले 26 दिनों से यह आंकड़ा 3 लाख के ऊपर था और कुछ दिन पहले तो 4 लाख को भी पार कर चुका था। पिछले 24 घंटों में देश भर में कोरोना के करीब 2,80,000 नए मरीज सामने आए, जबकि एक दिन पहले यह आंकड़ा 3,10,000 से भी ज्यादा था। 2 बार के ओलंपिक मेडलिस्ट सुशील कुमार पर दिल्ली पुलिस ने 1 लाख के इनाम का ऐलान किया। यही नहीं, सुशील के साथी अजय पर ये खबर देने वालों को भी 50,000 रुपए के इनाम का ऐलान किया। सुशील कुमार पर पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड में शामिल होने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक 5 मई को पहलवान सागर की हत्या में सुशील के अलावा
उनके सहयोगी अजय ने अहम भूमिका निभाई थी। 5 मई को मॉडल टाउन के छत्रसाल स्टेडियम में फ्लैट खाली कराने को लेकर पहलवानों के 2 गुट आपस में भिड़ गए थे, जिसमें 5 पहलवान गंभीर रूप से घायल हुए थे और सागर ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। उत्तर प्रदेश के कासगंज से चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया, जहां चुनावी रंजिश में 2 गुटों के बीच गोलीबारी हुई और पथराव किया गया। बताया गया कि पंचायत चुनाव के बाद से ही दोनों पक्षों में विवाद था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि गांव का एक बड़ा हिस्सा रण क्षेत्र में बदल गया। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें एक छत के ऊपर खड़े कुछ लड़के दूसरे गुट के लोगों पर पथराव करते दिखाई दिए, जबकि दूसरे पक्ष के कुछ लोग उन्हें ललकारते नजर आए। इसी बीच फायरिंग की आवाज भी सुनाई दी, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। थोड़ी देर तक इसी तरह दोनों पक्षों के बीच पत्थरबाजी होती रही, जिसके डर से गांव के कई लोग अपने घरों में दुबके रहे। चुनावी रंजिश की ऐसी ही कुछ तस्वीरें एटा से भी सामने आईं, जहां 2 पक्षों की महिलाओं में मारपीट हुई। इतना ही नहीं, देखते ही देखते दोनों तरफ की महिलाएं एक दूसरे पर लाठियों से हमला करने लगी। इसके बाद बीच बचाव कर उन महिलाओं को एक दूसरे से अलग कर दिया गया। बताया गया कि पंचायत चुनाव में एक पक्ष के उम्मीदवार को वोट नहीं देने पर यह विवाद शुरू हुआ था। उत्तराखंड और हिमाचल में बारिश की चेतावनी जारी की गई। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में बुधवार और गुरुवार को तेज बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई। इस दौरान मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को एक खत लिखा। इस खत के जरिए उन्होंने विदेशों से एमबीबीएस करने वाले डॉक्टरों को भी कोरोना मरीजों के इलाज की इजाजत देने की अपील की। दिल्ली के मंगोलपुरी में एक लड़के की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। आरोप है कि सिर्फ 100 रुपए के लिए एक महिला और उसके पति ने इस वारदात को अंजाम दिया। इस घटना के बाद पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसके पति की तलाश जारी है। एसएचओ अशोक कुमार है, वो कभी भी जो है ना, यहाँ पे 3 मर्डर हो गए हैं, कोई सीरियसली कोई भी कुछ नहीं लेता। वो दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम में एक कोविड केयर सेंटर की शुरुआत की गई। इसका उद्घाटन सीएम मनोहर लाल खट्टर ने किया। स्टेडियम में बने इस सेंटर में 80 ऑक्सीजन और 20 आईसीयू बिस्तर होंगे। आज ही मैं ये 3रा हॉस्पिटल है जिसका उद्घाटन कर रहा हूँ। दिल्ली में बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी ने कोरोना की नई लहर के खिलाफ मिशन आरोग्य की शुरुआत कर दी, जिसके तहत 25 टीमें बनाई गई हैं, जिनमें 5 कार्यकर्ताओं की एक टीम राजधानी के करोल बाग इलाके में मौजूद एक बस्ती में पहुंची। उन्होंने वहां रह रहे लोगों के शरीर का तापमान मापा और ऑक्सीजन लेवल की भी जांच की। अगर किसी का ऑक्सीजन लेवल कम होता है या टेम्परेचर ज्यादा होता है तो उनको मेडिसिन वहीं पर दी जाएगी। इस बस्ती में पहुंचे एबीवीपी के प्रदेश मंत्री ने साफ किया कि इस अभियान के जरिए लोगों की मदद कैसे की जाएगी। आइसोलेशन सेंटर्स में हमने बातचीत करी है और बस्ती से ऐसे जिन लोगों को आवश्यकता है उस आइसोलेशन के लिए, उनके लिए बेड्स वहाँ पे रिजर्व करके उनको हम वहाँ पे ले जाने का काम करें। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में 11,000 फीट की ऊंचाई पर फंसे एक परिवार की सेना ने मदद की। बताया गया कि 2 बच्चों के साथ ये परिवार कठवा से वहां पहुंचा था, जो बर्फबारी होने की वजह से बीच रास्ते में फंस गया। जैसे इसकी जानकारी सेना को मिली, कुछ जवान खाने पीने का सामान और कुछ दवाएं लेकर उनके पास 24 घंटे के अंदर पहुंच गए और इस तरह सेना के इन जवानों ने इस परिवार को मदद पहुंचाई। बर्फ पड़ गई और हमको कल फोन किया रात को और हमारे वास्ते फौर राशन ले आई है और बहुत दूर से आई है। वेस्ट बैंक में कट्टर यहूदी समुदाय के एक धार्मिक स्थल पर भयानक हादसा हो गया। वहां श्रद्धालुओं के बैठने के लिए लगाया गया कई फीट ऊंचा स्टैंड टूटकर नीचे गिर गया, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 150 से ज्यादा अस्पताल पहुंच गए। लेकिन इससे पहले अपने साथ होने वाले जानलेवा हादसे से बेखबर श्रद्धालु आस्था में डूबे नजर आए। वीडियो में पूजा स्थल पर सैकड़ों लोगों का मजमा लगा दिखा। इतनी भीड़ की एक तरफ की दीवार उससे छिप ही गई। श्रद्धालु सीटों की कई कतार वाले इतने ऊंचे स्टैंड पर बैठे थे कि उनके सिर छत के बेहद करीब नजर आए। लेकिन तभी बीच कार्यक्रम में अचानक वो स्टैंड टूट गया और उस पर बैठे लोग नीचे जा गिरे। इसके बाद तो वो स्टैंड फर्श पर बिखरा दिखा और बाकी बचे हिस्से पर श्रद्धालुओं की जगह उनकी बस टोपियां ही नजर आईं। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस फौरन घटनास्थल पर पहुंची। लोगों की जान बचाने के लिए इजरायल की सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया। घायलों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर भी हवा में मंडराते नजर आए। लोग आए तो थे अपने पैरों पर चलकर, लेकिन वापस गए स्ट्रेचरों पर। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि जिस पूजा स्थल पर हादसा हुआ वो पूरा बनकर तैयार तक नहीं हुआ था।
उसका निर्माण चल ही रहा था, लेकिन लापरवाही की इंतहा इस कदर थी कि इसके बावजूद वहां कार्यक्रम का आयोजन किया गया और धार्मिक स्थल शमशान में बदल गया। छत्तीसगढ़ के महासमुंद से चौंका देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां खाने की तलाश में निकला एक भालू रिहायशी इलाके के कुएं में जा गिरा, जिसे वन विभाग की टीम ने बचाया, जिसके लिए उन्होंने लकड़ी की कई सीढ़ियों को एक दूसरे से बांधकर उन्हें एक बनाया। ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि कुएं की गहराई काफी ज्यादा थी। फिर वन विभाग के कर्मचारियों ने धीरे धीरे सीढ़ी को नीचे तक पहुंचाया। आराम से बिल्कुल। इलाके के लोग ये सब कुछ अपने मकानों की छत पर खड़े रहकर देखते रहे। इस बीच सीढ़ी की मदद से भालू ऊपर आ गया और कुएं से निकलने के बाद वो गलियों से गुजरता हुआ भागते भागते जंगल की तरफ चला गया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में चालान कटने पर समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी भड़क गए। बताया गया कि कुछ पुलिस वाले इलाके में बिना मास्क लगाए घूम रहे लोगों का चालान कर रहे थे और जब इसकी जानकारी इरफान सोलंकी को दी गई तो वो अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस वालों ने मास्क न लगाने के आरोप में उनका भी चालान काट दिया, जिससे वहां हंगामा खड़ा हो गया। विधायक आग बबूला हो गए और वो पुलिस वालों से भिड़ गए। इतना ही नहीं, उन्होंने एक पुलिस वाले को जोर से धक्का मार दिया। क्यों मारा? क्यों? इसके बाद विधायक और पुलिस वालों के बीच तीखी बहस होने लगी। इस दौरान इरफान सोलंकी ने वहां मौजूद पुलिस वालों को देख लेने की धमकी दे डाली। बीच सड़क पर काफी देर तक इसी तरह तू-तू मैं होती रही। इसके बाद पुलिस के कुछ बड़े अधिकारी वहां पहुंचे और हंगामे को शांत करवाया। रजनीकांत ने कोरोना से लड़ाई में सरकार की मदद की। रजनीकांत ने चेन्नई में सीएम एमके स्टालिन से मुलाकात की और उन्हें कोरोना की लड़ाई के लिए 50 लाख रुपए का चेक सौंपा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर की जिला जेल में 72 कैदियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीएनजी सिलेंडर को ऑक्सीजन सिलेंडर में बदलने वाली याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका में कोरोना संकट के दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत को दूर करने के लिए सीएनजी सिलेंडरों के इस्तेमाल की सलाह दी गई थी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एक आदमी अपनी पत्नी को पीठ पर उठाकर उसे इलाज के लिए अस्पताल ले गया, लेकिन आरोप है कि अस्पताल पहुंचने के बाद वहां के डॉक्टरों ने उसकी पत्नी का इलाज नहीं किया और उसे पहले कोरोना रिपोर्ट लाने को कहा। दिल्ली के शमशान घाटों पर लकड़ियों की कमी को दूर करने के लिए उत्तर दिल्ली नगर निगम ने नई पहल की। असल में उत्तर दिल्ली नगर निगम गोबर और पराली को मिलाकर उसे लकड़ी के विकल्प के रूप में तैयार करने की कोशिश में जुटा है। इसके लिए नगर निगम ने कुछ गौशालाओं के पास मशीनें भी लगवा दी। तो इस तरीके की फिलहाल 2 मशीनें उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने अलग अलग जगहों पर लगाई है। गोबर और पराली से तैयार इस मिश्रण को गोपराली नाम दिया गया। उत्तर दिल्ली नगर निगम के मेयर का दावा है कि शवों के अंतिम संस्कार में इसके इस्तेमाल से कई फायदे होंगे। गाय का गोबर का सदुपयोग होगा, किसान की पराली बिकेगी और पेड़ कटने से बचेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के दाम तय करने के लिए कहा है, जिस पर आज जवाब दाखिल किया जाएगा। न्यूज़ 18 के अमित सिंह की रिपोर्ट है कि सरकार को इसकी कीमत इतनी रखनी है ताकि लोग इसे खरीद सकें। हालांकि केंद्र ने ये चिंता जताई कि इसकी काफी कमी है, लिहाजा कीमत तय करना एक्सपोर्ट करने वालों के हाथ में। ऐसे में अगर सरकार ने कदम उठाया तो हो सकता है वो इसकी सप्लाई ही बंद कर दे। लेकिन हाईकोर्ट ने ऐसा कोई फार्मूला तैयार करने का निर्देश दिया जिससे इसकी कीमत पर लगाम लग सके। कॉन्सेंट्रेटर ऑक्सीजन तैयार करने वाली छोटी मशीन है जिससे कोरोना संकट में मदद मिली। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में टाउटे तूफान की वजह से तेज हवाओं के साथ हुई बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। अचानक बदले इस मौसम का सबसे ज्यादा असर वहां के झाबुआ पर पड़ा, जहां तेज हवाओं की वजह से सड़कों के किनारे कई पेड़ टूट गए और कुछ लोगों की दुकानों को भी नुकसान पहुंचा। इसी तरह की तस्वीरें मंदसौर से भी सामने आईं, जहां बारिश के साथ चल रही तेज हवाओं ने लोगों को डरा दिया। बताया गया कि वहां आई आंधी में बिजली के कई खंभे भी उखड़ गए। बैतूल से भी बारिश के बाद हुए नुकसान की कुछ तस्वीरें सामने आईं। वहां सड़क के किनारे कुछ पेड़ उखड़ गए और बिजली के खंभों को भी खासा नुकसान पहुंचा। रास्ता जाम हो गया, पूरा ये बिजली का खंभा पूरा गिरा हुआ। बताया गया कि मध्य प्रदेश के जिन इलाकों में मौसम की मार पड़ी वहां बहुत देर तक बिजली भी गुल रही। महाराष्ट्र के पुणे से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें पुरानी रंजिश में एक लड़के पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। बताया गया कि पुलिस ने सामने आए इस वीडियो के आधार पर 2 लोगों को हिरासत में ले लिया, क्योंकि वीडियो में बीच सड़क पर कुछ लोग इस लड़के को बेरहमी से पीटते नजर आए। आरोपियों को जिस चीज से मौका मिला
उन्होंने उससे उस लड़के को पीट दिया। मारपीट के दौरान वो लड़का सड़क पर गिर गया, खुद को बचाने की कोशिश करता रहा। इलाके में रहने वाले कुछ लोग ये सब अपने मकान की बालकनी में खड़े होकर देखते रहे। इस बीच उस लड़के ने हिम्मत जुटाई और एक मकान में घुस गया। आरोपी भी उसके पीछे पीछे उस मकान में घुसे। उन्होंने काफी देर तक उसे बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए, जिसके बाद वो वहां से चले गए। जैसे तैसे उस लड़की की जान बची, लेकिन बताया गया कि वो इस हमले में पूरी तरह जख्मी हो गया। कोरोना से जूझ रहे इलाकों के दौरे पर निकले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मरीजों का हाल जाना। अपने ताबड़तोड़ दौरे में योगी आदित्यनाथ केवल शहरों में नहीं बल्कि गांवों में भी लोगों से मिले और उन्हें कोरोना से जुड़े नियम मानने की सलाह दी। मुजफ्फरनगर के रामपुर गांव में भी उन्होंने लोगों से मुलाकात की। साथ ही वो कोरोना मरीजों से भी मिले। इन लोगों से उन्होंने दूर से ही बात की, जिसके बाद वो सहारनपुर पहुंचे। हेलीकॉप्टर से उतरकर वो सीधा वहां के कोविड सेंटर गए। इस बीच मुख्यमंत्री के एक दिन पहले के मेरठ दौरे का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वो एक ऐसे बुजुर्ग से मिलते दिखे जो महामारी की चपेट में आ चुका है। मुख्यमंत्री से मिलकर वो शख्स इतना उत्साहित हुआ कि उनके सामने उनकी जय जयकार करने लगा। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की वहीं मुख्यमंत्री ने भी ये साफ कर दिया कि गांवों में कोरोना फैलने से रोकने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे। गाँव में इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैल चुका है, राज्य सरकार उसके प्रति पूरी सतर्क है। कोरोना से उबरने के बाद योगी आदित्यनाथ राज्य में महामारी की जमीनी हकीकत जानने और समझने के लिए मैदान में उतर गए हैं। यूपी के बागपत से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां मामूली कहासुनी के बाद दो पक्षों में जमकर पत्थरबाजी हुई। बताया गया सड़क पर बाइक खड़ी करने पर दोनों पक्षों में विवाद हुआ और थोड़ी देर बाद उनके बीच का ये विवाद मारपीट और पथराव में बदल गया। घटना की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में कुछ लड़के एक छत पर खड़े होकर दूसरे गुट के लोगों पर पत्थर फेंकते दिखाई दिए। उन लोगों ने पास के कुछ घरों को भी निशाना बनाया। हालात इतने बिगड़ गए कि इलाके के लोग दहशत से भर गए। वीडियो बवाल बढ़ा तो कुछ लोग छत पर चढ़ गए और पत्थरबाजी कर रहे लड़कों को समझाने की कोशिश की गई। हमारे पथराव करा है, हमारे भी बच्चों को मारा है और एक बच्चे का सिर फाड़ा है। इस घटना की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और मामले की पड़ताल में जुट गई। रूस में वसंत के मौसम में ही गर्मी ने पारा ऐसा चढ़ाया कि वहां के कई इलाकों में जंगल जलना शुरू हो गए। दुनिया के सबसे ठंडे इलाकों में शामिल साइबेरिया में तो तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया, जो कि इस मौसम में औसत से करीब 10 डिग्री ज्यादा है। और रूस के मौसम विभाग की चेतावनी है कि अभी तो गर्मी और बढ़ेगी। रूस के ट्यूमन से आई तस्वीरों में जंगल का एक बेहद बड़ा इलाका आग की लपटों में सुलगता नजर आया। दमकल कर्मियों की टीम आग को बुझाने के लिए झुलसाने वाली गर्मी के बीच भी कमर तोड़ मेहनत करती दिखी। बताया गया कि ट्यूमन इलाके का हाल इतना बुरा है कि वहां जंगलों का 60,000 हेक्टेयर से बड़ा इलाका आग की चपेट में है। लेकिन रूस के उलियानोव्स्क में तो जंगल की आग ने आसपास के मकानों को भी जलाकर सुहा कर दिया। आग में मकानों की चहारदीवारी ने तो दम तोड़ा ही, अंदर का सामान तक बिल्कुल राख हो गया। वहां से आए वीडियो में जंगल में इतनी भयानक आग लगी दिखी कि पूरा इलाका उसके धुएं में छिपा नजर आया। कोरोना से लड़ाई में कारगर बताई जा रही 2DG दवा लॉन्च हो गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोरोना मरीजों के लिए DRDO की बनाई दवा 2DG लॉन्च कर दी। इस दवा को DRDO ने डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के साथ मिलकर बनाया है और इसके कोरोना मरीजों के इलाज में कारगर होने का दावा किया जा रहा है। बताया गया कि अभी ये दवा सेना के अस्पतालों, DRDO के अस्पतालों और एम्स को दी गई है। जिसका ये इजाद हुआ है, यह आशा और उम्मीद की एक नई किरण लेकर आया है। DRDO ने जानकारी दी कि बहुत जल्द सभी राज्यों को ये दवा मुहैया करवाई जाएगी। जून से सब राष्ट्रों में मिलेंगे। फर्स्ट वीक ऑफ जून से पूरा फुल क्वांटिटी में मिलेगा। दिल्ली में कोरोना के 4,524 नए मामले सामने आए। 5 अप्रैल के बाद ये पहली बार हुआ जब ये आंकड़ा 5,000 के नीचे खिसका। कोविन ऐप अगले हफ्ते से हिंदी समेत 15 अलग अलग भाषाओं में होगा। कोविन के जरिए ही लोग वैक्सीन लगाने के लिए अपना स्लॉट यानी दिन और समय बुक करवाते हैं। गोवा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पिछले हफ्ते रात में हुई मौतों पर राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में जवाब दिया। सरकार ने अदालत को बताया कि मरीजों की मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई थी। हालांकि उसने यह भी दावा किया कि अब सभी तरह की दिक्कतें दूर कर ली गई हैं। चेन्नई एयरपोर्ट पर कस्टम्स विभाग ने 90 लाख के सोने के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि एक आरोपी ने चोट का नाटक कर इस सोने को अपने पैरों में बंधी पट्टी के नीचे छिपा रखा था।
वैक्सीन से जुड़े पोस्टर और पीएम केयर्स फंड से जुड़े राहुल गांधी के ट्वीट पर सियासी जंग छिड़ गई। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में सरकार पर इस मामले में झूठा प्रचार करने का आरोप लगाया तो प्रियंका गांधी ने भी उनके समर्थन में ट्वीट कर दिया। कुछ लोग और कुछ पार्टियां इस पैंडेमिक पीरियड में पॉलिटिकल पाखंड की प्रयोगशाला बन गई, जिसके जवाब में बीजेपी ने कांग्रेस और उसके नेताओं पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। अयोध्या में आरएसएस के पूर्व सरकार्यवाह भैयाजी जोशी ने राम मंदिर के गर्भगृह में पूजा की। इस पूजा के साथ ही मंदिर में 9 शिलाओं को स्थापित किया गया। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें परमबीर ने आरोप लगाया कि उन्हें कई मामलों में फंसाने की साजिश रची जा रही है ताकि वो पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ शिकायत वापस ले लें। ऐसे में परमबीर ने उन पर चल रही जांच राज्य के बाहर करने की भी मांग की। दिल्ली में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की कालाबाजारी के आरोपी नवनीत कालरा की साकेत कोर्ट में पेशी हुई, जिसके बाद अदालत ने नवनीत को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कुछ लोग टीवी के कार्टून किरदारों की तरह सजकर लोगों का हौसला बढ़ा रहे हैं। कई अस्पतालों के बाहर जाकर ये लोग कोरोना से लोगों को जागरूक करते हैं और न घबराने की सलाह भी देते हैं। इसके अलावा ये लोग अस्पतालों में मरीजों के रिश्तेदारों को खाना भी बांटते हैं। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में हुई तेज बारिश से जिला अस्पताल की छत से पानी टपकने लगा। आसमान से बरसी इस आफत की वजह से वहां भर्ती कोरोना मरीजों को सबसे ज्यादा मुसीबत उठानी पड़ी, क्योंकि बारिश का पानी कोरोना वार्ड की छत से तेजी से गिरता दिखा। बताया गया कि वहां छत के अलावा दीवारों से भी पानी टपका, जिसकी वजह से आईसीयू वार्ड में कुछ मरीजों के बिस्तर भी गीले हो गए। इस तरह से पानी टपक रहा, हमारे मरीज परेशान हो रहे हैं। कोरोना वार्ड की छत से गिरते पानी की तेज धार के बीच वहां भर्ती मरीज और उनके रिश्तेदार बेबस नजर आए, जबकि इस दौरान अस्पताल के सफाई कर्मचारी लगातार फर्श पर जमा पानी को साफ करते दिखे। हाल फिलहाल सब मरीजों की सुरक्षा के लिए जो एहतियाती कदम है वो उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद अस्पताल प्रशासन ने छत पर जमा पानी को निकालने के लिए वहां सफाई अभियान चलाया। वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत से लेकर अब तक देश भर में वैक्सीन लगवाने के बाद 23,000 से ज्यादा साइड इफेक्ट के मामले सामने आ चुके हैं। न्यूज़ 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि ये 23,000 मामले देश के करीब 680 जिलों से सामने आए और इनमें 700 मामले बहुत गंभीर बताए गए। खबर है कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट की जांच करने के लिए बनाई गई कमेटी को 26 मामले ब्लड क्लॉटिंग यानी खून के थक्के जमने के भी पता चले। खून के थक्के जमने से जुड़े जितने भी मामले हैं वो सभी सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड वैक्सीन लेने के बाद के बताए गए, जबकि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन से जुड़ा कोई ऐसा मामला कमेटी के सामने नहीं आया। इस मामले में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविशील्ड वैक्सीन लेने वाले लोगों के लिए दिशा निर्देश जारी किए कि अगर टीका लगवाने के 20 दिन तक किसी को खून के थक्के जमने की या कोई दूसरी परेशानी होती है तो वो सेंटर पर संपर्क कर सकते हैं जहां से उन्होंने वैक्सीन लगवाई। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल गए। विधि विधान के साथ बद्रीनाथ के कपाट खुल गए। हालांकि कोरोना खतरे की वजह से वहां श्रद्धालुओं को जाने की इजाजत नहीं होगी। झारखंड के बोकारो से चली एक ऑक्सीजन एक्सप्रेस लुधियाना पहुंच गई। इसके बाद इस ऑक्सीजन को वहां के अस्पतालों तक पहुंचाया गया। त्वरित गति से पंजाब लाया गया है और आने वाले समय में भी जितनी भी इस तरीके की आवश्यकताएं आएंगी हम लोग उसको बहुत ही तत्परता के साथ पूर्ण करेंगे। ओडिशा के मयूरभंज में कोरोना मरीज के शव का अंतिम संस्कार करने गई पुलिस और प्रशासन की टीम पर कुछ गांव वालों ने हमला कर दिया। बताया गया कि इस शव को एक दूसरे गांव में अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया था, जो उस गांव के लोगों को नागवार गुजरा और उन्होंने वहां पहुंचे पुलिस वालों और प्रशासन की टीम की डंडों से मारपीट शुरू कर दी। वो लोग उन्हें समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन उन गांव वालों पर तो अपनी बात मनवाने का भूत सवार था। वो अपनी जिद से पीछे हटने को तैयार नहीं थे। मारपीट करने वालों में महिलाएं भी शामिल दिखी, जिन्हें जैसे ही मौका मिला वो डंडा मारने से नहीं चूकी। गुस्साए गांव वालों ने इन लोगों के साथ धक्का मुक्की भी की। ऐसे में वो लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। हद तो तब हो गई जब प्रशासन के एक कर्मचारी को कुछ गांव वालों ने धक्का मार दिया और वो गड्ढे में जा गिरा। यूपी के फिरोजाबाद में एक पुल बनाने को लेकर दो गुटों के बीच पथराव हुआ। पुल के लिए हुए इस झगड़े में दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठियां भी चली, जिनमें कुछ महिलाएं भी डंडे लेकर दो दो हाथ करती नजर आईं। वहां बड़ी संख्या में लोग एक दूसरे पर लाठियां बरसाते दिखे।
इसके अलावा घटना के एक वीडियो में कुछ हमलावर एक मकान के बाहर खड़े लोगों पर पत्थर बरसाते दिखे, जिसका जवाब उन्होंने भी पत्थरों से दिया। हमारी माँ को भी मारा, हमारी बहन को भी मारा, हमारी छोटी बहन को भी मारा। इस मामले में पुलिस ने हंगामा करने वाले दोनों गुटों के 19 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत खातों में 2-2 हजार रुपए आने के बाद कई जगहों पर बैंकों में भीड़ उमड़ पड़ी। इस योजना के तहत केंद्र सरकार की तरफ से किसानों को सालाना 6,000 रुपए 3 किस्तों में दिए जाते हैं। जैसे ही लोगों को इसकी जानकारी मिली, उन्होंने अकाउंट से पैसे निकालने की होड़ में कोरोना नियमों का भी ध्यान नहीं रखा, जिसकी कुछ तस्वीरें उत्तर प्रदेश के संभल से भी सामने आई, जहां अकाउंट से पैसे निकालने के लिए अलग अलग बैंकों की कुछ ब्रांच के बाहर भीड़ जुट गई। बेसब्री इतनी कि वो लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को तो भूल ही गए। उनमें कुछ लोग ऐसे भी दिखे जिन्होंने मास्क केवल दिखावे के लिए लगाया। एक तस्वीर वहां से ऐसी भी सामने आई जिसमें 2 पुलिस वाले बैंक के बाहर जुटी भीड़ को एक दूसरे से अलग करते नजर आए। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में भी कुछ इसी तरह के हालात देखने को मिले। बैंक के बाहर लोगों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। हर कोई पैसे निकालने के लिए अंदर जाने का इंतजार करता दिखा, लेकिन उनमें कई लोग ये भूल गए कि कोरोना वायरस के इस दौर में एक दूसरे के कंधों और बाजुओं पर हाथ रखकर खड़े होना कितना खतरनाक साबित हो सकता है। बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने कोरोना से बचाव के लिए गोमूत्र को कारगर बताया और लोगों से इसे इस्तेमाल करने की अपील की। गोमूत्र अब लेती हूँ और इसलिए मुझे अभी कोरोना के लिए कोई औषधि नहीं लेनी पड़ रही है, ना ही मैं कोरोना ग्रस्त हूँ। इजरायल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे तनाव का असर जॉर्डन की राजधानी अम्मान में भी देखने को मिला, जहां फिलिस्तीन के सैकड़ों समर्थक इजरायल के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। और इस दौरान वहां मौजूद एक प्रदर्शनकारी पुलिस से ही धक्का मुक्की करता दिखा, जिसके बाद पुलिस वालों ने उसको आड़े हाथ ले लिया। लेकिन देखते ही देखते भीड़ और बवाल बढ़ता ही चला गया। फिलिस्तीन के समर्थन में इकट्ठा हुए प्रदर्शनकारियों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि उनको काबू में करना इतना आसान नहीं था। हालांकि सुरक्षाकर्मी काफी जद्दोजहद के बाद लोगों को वहां से तितर-बितर करने में कामयाब रहे, लेकिन फिलिस्तीन का झंडा थामे ये लोग अम्मान में इजरायली दूतावास के बाहर इकट्ठा हो गए और ताली बजाते हुए नारेबाजी करते रहे। हालांकि भारी पुलिस बल के मौजूद होने की वजह से ये प्रदर्शनकारी दूतावास के परिसर में नहीं घुस सके। इतना ही नहीं, जॉर्डन की राजधानी अम्मान की सड़कों पर इससे पहले एक और लंबा चौड़ा मार्च निकाला गया, जिसमें बुजुर्गों और महिलाओं ने भी शिरकत की। इन लोगों ने भी इजरायल के खिलाफ खूब नारेबाजी करते हुए इजरायली दूतावास तक मार्च किया। इस दौरान फिलिस्तीन के समर्थन में उतरे इन लोगों ने जॉर्डन की सरकार से इजरायल के साथ अपने शांति समझौते को रद्द करने और इजरायल के राजदूत को निष्कासित करने के साथ उसके दूतावास को बंद करने की मांग की। कोरोना से निपटने पर प्रधानमंत्री ने कई डॉक्टरों से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के कई डॉक्टरों के साथ बात की। इस दौरान उन्होंने कोरोना से निपटने के लिए उनके सुझाव मांगे, साथ ही उनके अनुभवों के बारे में भी जाना। मुंबई में रेलवे पुलिस ने कोरोना संकट में लोगों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया। पुलिस ने लोगों की जान बचाने के लिए प्लाज्मा बैंक की शुरुआत की। जो पुलिस वाले कोरोना से ठीक हो चुके हैं वो इस बैंक में अपना प्लाज्मा डोनेट करते हैं ताकि जरूरतमंद की मदद हो सके। हमारा जो कर्मचारी ऐसा डोनेट करने के लिए जाता है, हम उसको छुट्टी देते हैं उस दिन की और हम उसको रिवार्ड भी देते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी की टीचर एसोसिएशन ने दावा किया कि कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए 6 कोरोना पॉजिटिव टीचर विवेकानंद कॉलेज से हटा दिए गए। उनका कॉन्ट्रैक्ट आगे नहीं बढ़ाया गया। टीचर्स एसोसिएशन ने कोरोना संकट की वजह से इस मामले में वीसी से दखल देने की मांग की। इसके अलावा एसोसिएशन ने यह भी मांग की कि जिन शिक्षकों की कोरोना से मौत हुई है उनके परिवार के एक-एक सदस्य को नौकरी पर रखा जाए। वीसी साहब को एक चिट्ठी भी लिखा है डोटा की ओर से कम जो टीचर एक्सपायर हुए हैं उनके परिवार के एक सदस्य को हम नौकरी दें। दुबई में कोरोना नियमों में थोड़ी ढील दे दी गई। अब वहां होटलों को पूरी क्षमता के साथ ग्राहकों को ठहराने की इजाजत मिल गई। इसी तरह खेल प्रतियोगिताओं में भी दर्शक मौजूद रह पाएंगे, लेकिन शर्त यही है कि सभी ने कोरोना का टीका लगवा लिया हो। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के परवाना गांव में 1 महीने के अंदर 50 से ज्यादा कोरोना मरीज मिले। बताया गया कि वहां कोरोना की चपेट में आए 22 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। ये बोर्ड लगाया गया है और इसको कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। गांव वालों ने बताया कि वहां अचानक कई कोरोना मरीज सामने आने के बाद प्रशासन भी अलर्ट हो गया। टीम आई डॉक्टरों की और वो तब यहाँ पे किट दे के गई है बच्चों को या जो भी पॉजिटिव लोग आए। जिला प्रशासन ने कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद को देखते हुए वहां एक कोरोना सेंटर भी खोल दिया। पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि जो भी पॉजिटिव आए उसको तत्काल मेडिकल सुविधा दी जाए।
नौसेना के एक जवान के अचानक ड्यूटी से लापता होने पर उसके घर वालों ने प्रधानमंत्री से मदद की गुहार लगाई। मोहम्मद अरमान नाम का ये जवान अमेठी का रहने वाला है और गुजरात के पोरबंदर से पिछले 17 दिनों से गायब है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और मेरा निवेदन है कि मुझ गरीब की पुकार को सुने। वहीं अरमान के लापता होने की खबर सुनकर उसकी मां का रो रो कर बुरा हाल है। हमारा बच्चा खाली बता रहे हैं लापता है, हमको हमारा बच्चा चाहिए। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में लखनऊ के कमिश्नर ने कोरोना मरीजों का हाल जाना और सरकारी मदद के बारे में उनसे जानकारी दी। यूपी में कोरोना मरीजों की मॉनिटरिंग का जिम्मा अधिकारियों को सौंपा गया है। हम देख रहे हैं कि हर एक घर का हालचाल हमारे कर्मचारी अधिकारी ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। आपके घर को आए थे तो क्या क्या पूछा आपसे? सबकी हालचाल पूछा? अच्छा, ये बोला। यूपी के मुरादाबाद में कोरोना महामारी के खात्मे के लिए खास हवन किया गया। इन लोगों का मानना है कि हवन और यज्ञ से वायुमंडल शुद्ध होगा और उनका मानना है कि इससे कोरोना का खतरा काफी हद तक कम हो जाएगा। इसीलिए मुरादाबाद के लदावली इलाके के एक शिव मंदिर के अहाते में हवन किया गया। वहां से सामने आई एक तस्वीर में एक ट्रैक्टर ट्रॉली पर पूजा का सारा सामान दिखाई दिया। मंदिर के पुजारी और गांव के कुछ लोगों ने मंत्रोच्चार के साथ ट्रॉली पर बनाए गए हवन कुंड में आहुति भी डाली। इसके बाद उस हवन कुंड से निकलने वाले धुएं को गांव में घूम घूम कर फैलाया गया। उपाय हमारे फेल हो जाते हैं तो उसके बाद हम देवीय शक्ति को याद करते हैं। इस कार्यक्रम में कुछ महिलाएं भी शामिल हुई। हालांकि इस दौरान कुछ लोग बिना मास्क के दिखाई दिए और उनके बीच तय दूरी भी नहीं दिखी। गांवों में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए राजस्थान सरकार ने एक्शन प्लान तैयार किया है। न्यूज 18 के भवानी सिंह की रिपोर्ट है कि इसके तहत अलग अलग गांवों में 1000 डॉक्टर, 25,000 नर्स और स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती होगी, जो प्राथमिक या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर अपनी सेवा देंगे। यही नहीं, इन केंद्रों पर कोविड वार्ड और आईसीयू भी बनाए जाएंगे। साथ ही ऑक्सीजन की व्यवस्था भी की जाएगी, क्योंकि अब गांवों में कोरोना तेजी से फैल रहा है, जिससे निपटने के लिए ये योजना तैयार की गई है। महामारी की दूसरी लहर की चपेट में आ चुके देश के कई हिस्सों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिनमें अब भी कोरोना के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। ऐसी ही एक चौंकाने वाली तस्वीर उत्तर प्रदेश के संभल से सामने आई, जहां एक बारात में लोगों का बेपरवाह रवैया देखने को मिला। और हैरानी तो तब हुई जब बारात में मौजूद बच्चों और नौजवानों की एक टोली बिना चेहरे पर मास्क लगाए एक दूसरे के बेहद करीब नाचती झूमती नजर आई, जिसके बाद बैंड बाजे के साथ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते बिना मास्क के ये बाराती दुल्हन को लेने निकल पड़े। और तो और बारात को देखने के लिए गांव की संकरी गलियों में लोग अपनी चौखट पर भी खड़े नजर आए। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में जहां शादियों में फिलहाल कुल 20 बारातियों को ही शामिल होने की इजाजत है, वहां इस बारात में सरकार के इस नियम को भी ताक पर रख दिया गया। कर्नाटक में लॉकडाउन बढ़ सकता है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने राज्य में लॉकडाउन बढ़ाने के संकेत दिए। अभी कर्नाटक में 24 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है। केंद्र सरकार ने कोरोना के इलाज से प्लाज्मा थेरेपी को हटा दिया। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कोरोना मरीजों के इलाज के लिए जारी नए दिशा निर्देश में प्लाज्मा थेरेपी का जिक्र नहीं किया गया। प्रधानमंत्री मोदी कोरोना के हालात पर आज तमिलनाडु, बिहार, दिल्ली और पंजाब समेत 9 राज्यों के 46 डीएम से ऑनलाइन बात करेंगे। इस दौरान इन राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। दिल्ली के कोटला मुबारकपुर में एक बिल्डिंग में लगी आग को दमकल की गाड़ियों ने बुझा दिया। इस बीच बिल्डिंग में रहने वाले 5 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। कैरिबियाई देश हैती में नागरिकों पर हरदम लटकती अपहरण की तलवार से परेशान लोगों ने खास प्रार्थना का आयोजन किया। इस दौरान अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए लोगों ने एक मार्च में हिस्सा लिया। और हैती की राजधानी पोर्टो प्रिंस में पादरी से लेकर आम लोग तक सफेद पोशाक में सड़क पर उतरे। इस दौरान पादरी हाथों में क्रॉस थामे नजर आए, तो वहीं बाकी लोग हैती का झंडा लहराते आगे बढ़ते दिखे। तमाम लोगों के बीच धीमी रफ्तार से कुछ गाड़ियां भी चल रही थीं, जिनको बड़ी खूबसूरती से सजाया गया था। इतना ही नहीं, ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कई लोग हाथों में माला पकड़े दिखे, तो कई उसे जपते नजर आए। ऊपर वाले से अपनी सुरक्षा की मांग करते भारी तादाद में उमड़े लोगों ने लगातार मंत्रोच्चारण भी किया। और हैती में बढ़ते अपहरण के मामलों से निजात पाने के लिए इसी तरह अपने अपने अंदाज में खुदा को याद किया।
यूपी के मुजफ्फरनगर में एक गांव में दो गुटों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई। आरोप है कि पंचायत चुनाव में हुई रंजिश की वजह से वहां दो पक्षों के लोग आमने सामने आ गए, जिसके बाद दोनों तरफ से काफी पत्थरबाजी हुई। घटना की एक वीडियो में सड़क पर खड़े कुछ लोग और दूसरे छोर पर खड़ी भीड़ एक दूसरे पर पत्थर बरसाते नजर आए। इस हिंसा की वजह से वहां सड़क पर दूर दूर तक ईंट और पत्थर बिखरे दिखे। दम पथराव कराना चालू कर दिया और लेडीज को छोड़ दी, ना जेंट्स को छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा। हालात बिगड़ता देख वहां पहुंची पुलिस ने मोर्चा संभाला और पत्थरबाजी में शामिल लोगों को खदेड़ दिया। 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। बताया गया कि इस हिंसा में करीब 30 से ज्यादा लोगों को चोटें आई हैं। इजरायल ने हवाई हमलों को तेज करते हुए हमास के कई ठिकानों को तबाह कर दिया। आज सुबह इजरायल ने गाजा पट्टी पर 3 हवाई हमले किए। कट्टरपंथी संगठन हमास के ठिकानों को निशाना बनाकर एक के बाद एक ये हमले हुए। इससे पहले इजरायल ने गाजा में सुरंग और हमास के 9 कमांडरों के मकान बर्बाद करने का दावा किया था। आज सुबह इजरायल ने एक बार फिर गाजा पट्टी पर 3 हवाई हमले किए। कट्टरपंथी संगठन हमास के ठिकानों को निशाना बनाकर एक के बाद एक ये हमले किए गए। इससे पहले इजरायल ने गाजा में सुरंग और हमास के 9 कमांडरों के मकान बर्बाद करने का भी दावा किया था।